हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। आज मैं आप लोगों को एडिटोरियल की एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हूँ, जो एक आधार सीरीज़ है। आज मैं आप लोगों को सेट नंबर 1 करवाऊंगी। इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 के टोटल 80 क्वेश्चंस है और करेंट अफेयर के 20 क्वेश्चंस है और टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इसकी कंप्लीट जो भी इसमें 17 सेट है, इसमें मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। अगर किसी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इम्पॉर्टेंट होगी गाइस, तो मैं उसे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत। मैं आप लोगों को बता दूं कि कथक शब्द कथा शब्द से निकला हुआ है और ये एक उत्तर भारत में की जाने वाली नृत्य शैली है। और इसका स्टार्टिंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच जो भक्ति आंदोलन चला था ना, उसी टाइम पे इसको मेन रूप से मतलब स्पेशली उस टाइम पे ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोलिथिक युग कहा जाता था किसको? मध्य पाषाण काल को ही कहा जाता था। देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या दिए गए। ऑप्शन नंबर 1 में, इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था, तो ये सही है। माइक्रोलिथ ही कहा जाता था, सही है। पत्थर के औजार बड़े आकार के होते थे, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि जो माइक्रोलिथ मीन्स होता है, माइक्रोलिथ मीन्स ही होता है छोटे औजार, तो ये गलत हो जाएगा। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं ऐसा नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश से। ये बसोहली शैली क्या है? 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में क्या हुआ था? हिमाचल क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं प्रणाली का विकास हुआ था, उसे ही बसोहली शैली, एक तरह से कह सकते हैं ये चित्रकला की एक शैली है, बसोहली शैली, जो 17वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश में ये स्टार्ट हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, रस मंजरी की रचना किसने की? रस मंजरी की रचना किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भानुदत्त ने की थी। ये रस मंजरी क्या है? तो ये भी एक चित्रकला ही है और सबसे लोकप्रिय पुस्तक जो इसकी चित्रित की गई थी रस मंजरी की, वो भानुदत्त के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका देखिए इसका क्या होगा, एक मिनट फ्रेंड्स, इसके आगे भी है, इसका आधा ऑप्शन यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। बृहधर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसकी रचना बंगाल में की गई, ये सही है। एक मिनट, इसकी रचना बंगाल में की गई, सही है। इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति थी, हाँ ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मिलान करना है। ये फर्रुखसियर का कौन कितने से कितने साल तक का रहा था, उसका राज्य वगैरह ये बताना है हम लोगों को। फर्रुखसियर का कब से कब तक रहा था? तो फर्रुखसियर का चला था ये 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक। और आलमगीर द्वितीय का आपको ये 1754 ईस्वी से 1759 ईस्वी तक। शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806 और अहमद शाह का 1748 से 1754। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। एक दो दोनों इसमें सही है, जैसे कि औजार पॉलिश किए जाते थे, हाँ ये सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का भी उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर मैं आप लोगों को बता दूं ये नवपाषाण काल कब से स्टार्ट हुआ था, तो कह सकते हैं 19,500 ईस्वी पूर्व। ओके, 9500 ईस्वी पूर्व के समय में नवपाषाण काल की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल खालसा। दल खालसा क्या होता था? 18वीं शताब्दी में, मैं आप लोग को थोड़ी डिटेल कर देती हूँ उसकी। 18वीं शताब्दी में कई योग्य जो नेता होते थे, उसके नेतृत्व में अपने आप को जत्थों में और कुछ मिसलों में बांट लिए। कुछ जत्थों संगठन में चले गए, कुछ मिसलों में चले गए, और उसकी जो संयुक्त सेना होती थी उसे ही दल खालसा कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20%। इसमें क्या होता था, इसमें किसानों से उनकी उपज का 20% लेकर के वो क्या करते थे, उसके बदले में किसानों को संरक्षण प्रदान करते थे। ये भी 18वीं शताब्दी की ही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसको देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर, राजा के पास लोगों से से कर एकत्र करने की शक्ति थी। नहीं, ऋग्वेद काल में ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत हो जाएगा। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता है, ये दोनों ही गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट में महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात की गई है उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, अनुमति उत्तर वैदिक काल में है, तो उत्तर वैदिक काल में नहीं दी गई थी, ये सही है, सही है फ्रेंड, सॉरी। वन में महिला और शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी, हाँ ये दोनों सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है प्रशस्ति का प्रशंसा। प्रशस्ति क्या होता है, तो प्रशस्ति एक अभिलेख है। प्रशस्ति क्या होता था? अभिलेख होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14 में, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरि सिंह। देखिए फ्रेंड्स, ये समुद्रगुप्त के बारे में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, देखती हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो इसकी संख्या उसने 12 बताई है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ये समुद्रगुप्त के बारे में, कई बातें लिखी थी इन्होंने अपने पुस्तक में। इन्होंने ही बताया था कि आर्यावर्त के, देखिए आर्यावर्त में 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हरा करके उसके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ में भी, दक्षिणापथ में 12 शासकों को हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिलाया, लेकिन उसके बाद उसने उसे फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है, इसके बाद की बात करें तो असम, तटीय बंगाल क्षेत्र, ओके, नेपाल,
उत्तर पश्चिम के और भी कई गण और संघ आते थे इसमें, जो कि मतलब उसके उनके लिए उनके मतलब शुभचिंतक की तरह थे, उनके लिए उपहार वगैरह लाते थे और समुद्रगुप्त के द्वारा कही गई बातों को पालन करते थे। इसके अलावा बाह्य इलाके की बात करें कि बाहर से आए हुए इलाके जो कि समुद्रगुप्त के प्रभाव में आ गए थे, मीन्स कि उसके अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो उसमें थे आपको कुषाण थे, ठीक है फ्रेंड्स, कुषाण थे, शक भी थे। इसके अलावा श्रीलंका हरा करके इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इन बाह्य राज्यों के शासकों ने क्या किया था, इन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से करवाया था। तो ये काफ़ी टाइम पूछा गया एग्जाम में, समुद्रगुप्त के बारे में क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 18 में है, पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? पल्लवों के काल में नगरम, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा, व्यापारिकों के संगठन को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 में है, जनपद का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन के बसने की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2500 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। नहीं, ऐसा नहीं था। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, ऐसा भी नहीं था। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाणिनि के कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट में है, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, ये सही है। नेक्स्ट में है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? वज्जी संघ का वर्णन, इसका सही उत्तर होगा दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ था, ठीक है। दीर्घ निकाय क्या था? एक बौद्ध ग्रंथ था जो 2300 साल पहले लिखा गया था लगभग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूरी उड़ीसा बोलिए, उड़ीसा एक ही बात है, में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1586 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा, देखिए, नैनार शैव संत थे, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है, अलवार वैष्णव संत थे, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में, ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले फुलैया तथा पनार जाति के लोग थे। नहीं, ये गलत होगा। ऐसा नहीं था कि उस संगठन में या उस आंदोलन में, उस ग्रुप में अस्पृश्य समझे जाने वाले फुलैया तथा पनार जाति के लोग नहीं थे, लेकिन केवल वो लोग नहीं थे, इनके अलावा भी और भी जातियों के लोग थे। इस हिसाब से सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है इसमें। फर्स्ट में है, पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। नहीं, ये नहीं था, ओके। नेक्स्ट है, मदुरई चोलों का बंदरगाह था। नहीं, ये भी नहीं था,
इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए फर्स्ट में शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था, ये सही है। नेक्स्ट है, नहीं एक मिनट फ्रेंड, दार्शनिक शंकर के बारे में पूछा गया है तो नहीं, फर्स्ट ये वाला नहीं होगा, फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट में वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, हाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वीर शैव आंदोलन की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं थोड़ी सी, तो यह आंदोलन 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष के लिए जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधाराओं के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत किए थे इन लोगों ने। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के भी ये लोग विरोधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पढ़ाई जानी रे, किसने लिखा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर में, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रविदास। मीराबाई फ्रेंड्स एक राजपूत राजकुमारी थी। इनका विवाह लगभग 16वीं शताब्दी में, ओके, 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजघराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो कि अस्पृश्य समझे जाते थे, अस्पृश्य जाति के समझे जाते थे, उन्हीं के अनुयायी बनी और कृष्ण भक्ति में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। उनके जो भजन होते थे उसमें गहरे भाव होते थे और उनके भजन राजस्थान और गुजरात में काफ़ी फैले, काफ़ी लोकप्रिय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नकद में संग्रहित किया जाता था, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। कदमई एक भू राजस्व था, हाँ ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में है, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाहा। कबीर का जन्म लगभग मान के चला जाए तो वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में ही उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी ने। अगर मैं बात करूँ गुरु नानक जी की, तो इनका जो जन्म हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी जिले में हुआ था, ओके। और ये यात्राएं करके अपने अपने केंद्र को स्थापित करते थे और उनके जो अनुयायी थे अपने अपने धर्म को भूलकर अपने लिए, मतलब स्त्री है या पुरुष है या किस जाति का है, इस सभी को चीज़ों को भूल करके वो सब एक जगह जब रहते थे, एक जगह इकट्ठे खाते पीते थे, साझी रसोई साझा करते थे, तो उसे ही उस टाइम लंगर कहा जाता था, जो अभी तक फेमस है। और गुरु नानक जी की उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की जाती थी उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे धर्मशाला, जो आज के टाइम पे उसे हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। ओके, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्या हो जाएगा देखते हैं। 1 में है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, हाँ ये ठीक है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए इसका देखते हैं। इसमें ऑप्शन में है संघ के पुरुषों और स्त्रियों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये तो सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। सी में है संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, हाँ ठीक है। और ऑप्शन डी में है विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता थी, नहीं ये गलत हो जाएगा, मतलब मीन्स कि ये इस क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा। ऐसे ही जेन्युइन गलत है, क्योंकि जब जो विवाहित स्त्रियां जब आती थी तो उन्हें अपने माता पिता की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं होती थी, उन्हें अपने पति की आज्ञा लेने की जरूरत होती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट में ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे महायान, हाँ ये सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, हाँ ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, नहीं ये नहीं होगा। और बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, हाँ ये हो जाएगा। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय हुए, ये भी हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। देखिए मैं इसको थोड़ी डिटेल कर देती हूँ। अगर मैं बात करूँ इसकी फाहियान की, ओके, फाहियान की अगर मैं बात करूँ तो वो 1600 साल पहले आए थे। और ह्वेनसान की अगर बात की जाए तो वो 1400 साल पहले, 1400 साल पहले। और 1400 साल के बाद मीन्स की मतलब ह्वेनसान के आने के 50 साल बाद इसिंग भारत आए। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेल्यूकस निकेटर के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूं तो ये सिकंदर के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 45 नंबर में निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक, हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये क्या होगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, नहीं ऐसा नहीं है। अशोक के ज्यादातर लिपि खरोष्ठी लिपि में नहीं है, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में है, ना कि खरोष्ठी लिपि में है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, हाँ ये सही है। ये 13 नंबर जो अभिलेख था 13वें अभिलेख में, ठीक है, इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकता के बराबर है। ये जागीर क्या हुआ करता था? जागीर बोले या एकता हो क्या होता था, मनसबदार को जो वेतन दिया जाता था राजस्व के रूप में उसे ही जागीर कहा, एक तरह से वेतन ही जागीर कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें।
देखिए, ये केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्य पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के अभिशिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो चलिए देखते हैं इसमें। कंधार में हुए, ब्रह्मगिरी में भी शिलालेख प्राप्त हुए, जौगर में भी शिलालेख प्राप्त हुआ, गिरनार में भी हुआ और लंबिनी में भी हुआ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो देखते हैं हम लोग। सीरिया, हाँ सीरिया भी भेजा था, मिस्र भी भेजा था और श्रीलंका भी भेजा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये बड़े आकार के कारण, हाँ ठीक है, और समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी सही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 54 में महाजनपद के काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पांड्य लिपियों का क्या महत्व है? देखिए, प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ठीक है, ये सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। स्तंभ लेखों के अध्ययन में, ये भी सही। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा की अगर बात करें तो धार्मिक केंद्र भी रहा था। लगभग ये 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विल्लला। विल्लला क्या होता था? विल्लाल बोलिए, विल्लाल विल्लला है यहाँ पे, वैसे विल्लाल कहते हैं इसको। ठीक है, विल्लाल कृषि जमींदार का एक विशिष्ट तरह का एक वर्ग होता था जिसे संगम युग के दौरान प्राचीन तमिल व्यवस्था के अभिजात वर्ग के गठन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में है, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है, ये सही होगा। इसे ब्राह्मी भाषा में करवाया गया था। नहीं, इसे ब्राह्मी भाषा में नहीं करवाया गया था फ्रेंड्स, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सही उत्तर क्या देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती है? तो अभिलेख सही है, मिट्टी के बर्तन भी ठीक है, जानवरों की हड्डियां, धातु, औजार, आभूषण। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सभी यूज किया जाता है। ठीक है, सभी को शामिल किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो एक जगह रुकने के कारण वहां के फल वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, सही है। शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। और मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सब सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1 में दे रखा है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, आहत सिक्कों को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। और यह सिक्के चांदी या तांबा के विभिन्न आकृतियों के होते थे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मथुरा के अभिलेखों में निम्न में किनका उल्लेख मिलता है? व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं पहले हम लोग। मथुरा के अभिलेखों में निम्न से अच्छा किनका उल्लेख? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वालों का, ये सभी का किया जाता था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित हुआ। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रारंभिक मानव निम्न में किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर जिनके बीमार होने की संभावना कम होगी उसी का चुनाव करेंगे। बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी सही है। अहिंसक जानवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, पुरातत्वविदों की झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह ही मिली। ये भी सही है। सही ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। इसका क्या हो जाएगा? देख लीजिए। तांबा का हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, टीन का हो जाएगा अफगानिस्तान और सोना का कर्नाटक। तो सही ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई? देखते हैं हम लोग। नदियों के सूखने के कारण, ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता का जो अंत हुआ था उसके बारे में इतिहासों ने जो बातें बताई कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों हुआ था, तो उन लोगों ने कौन कौन से कारण दिए? तो नदियों के सूखने के कारण, ये सही है। ठीक है, जंगलों के विनाश के कारण, ये भी सही है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, ये भी सही है। बाढ़ के कारण, ये भी सही है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण,
ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 5 सब सही है। मेनली अगर माना जाए तो ऐसा माना जाता है कि मेन इसका कारण बाढ़ ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? देखते हैं हम लोग। हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, मुहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया। ठीक है, कच्चे माल का आयात घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। ठीक है, चारों सही होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? सी, काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं हम लोग। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। ठीक है, ये गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। यही गलत होगा। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। 80 में जाट राज्य अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये करंट से दिया गया है ये। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद पनगड़िया। अगर बात की जाए कि ये नीति आयोग के ये पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में इनका नामित ऋत्विक रंजना पांडे था। इसके अलावा और बात करें इस आयोग का कार्यकाल क्या है, 2026 से 27 और 2030 से 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में है, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो चलिए देखते क्या है। इसका हो जाएगा आपको 1 नंबर, तहरीक ए हुरियत, इसको भी प्रतिबंधित किया है। जमात ए इस्लामी, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये भी सही है। हमारा सही ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये सब अब करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट फ्रेंड्स, BR कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन में, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश के त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखते हैं हम लोग। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, ये ओके। आगे है INCOIS, भारत में सुनामी के संदर्भ में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्थापना 1999 में हुई और इसकी मुख्यालय दिल्ली में। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक्सपोसैट नासा द्वारा लॉन्च किया गया दुनिया का दूसरा उपग्रह आधारित मिशन है जो एक्स-रे पोलरिमेट्री के लिए पोलरिमेट्री माप के लिए समर्पित है। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्न पर विचार करें। वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई कॉमर्स। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है? तो इसका क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, इसके ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो ये चारों ही शामिल होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश की सुविधाजनक बनाने वाला एक समझौता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, भारतीय नागरिकों को म्यांमार में FMR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता थी। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई FMR के अंतर्गत आती है। नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। GST में निर्यातक अपने उत्पादक पर कर का भुगतान नहीं करते, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार हैं। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, GST केवल वस्तुओं के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है। नहीं, GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं को केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर विभिन्न कर के स्लैब में वर्गीकृत किया जाता है। नहीं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना है। नहीं, इसका ये नहीं होगा। भारत मालदीव को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीली पदार्थों और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिक रक्षा पंक्ति मानता है। चलिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है, भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। ठीक है, ये भी सही होगा। इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखते हैं ऑप्शन हम लोग। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना था। नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में, इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? इसका ऑप्शन है बिहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 13वां। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
4,797 करोड़, 4,797 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने एडिटोरिया की सेट 1 को कंप्लीट किया है। इसके आगे भी मैं टोटल 16 सेट बचे हुए हैं, उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी। आप लोग मेरे चैनल पर इस तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहे। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव की हिंदी बुक को भी कंप्लीट करवा रही हूँ। इसके अलावा मैं पॉलिटी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। और भी अगर बात की जाए तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं अपलोड करती रहती हूँ। इस तरह की सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।